8 प्रकार के प्रमाणों में पहला प्रमाण जो होता है प्रत्यक्ष, जिससे हम चीजों को ठीक-ठीक जानते हैं, सत्य और असत्य का निश्चय करते हैं, किसी भी चीज की परीक्षा करते हैं, उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण जो होता है, वो सबसे प्रबल प्रमाण होता है, सबसे मजबूत, सशक्त। इस प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पे संसार की अधिकांश वस्तुओं को हम देख लेते हैं, सुन लेते हैं, चख लेते हैं, सूंघ लेते हैं, जान लेते हैं। माने हमको यदि कोई बाधा ना हो, मन का इंद्रियों के साथ सीधा संबंध हो जाए, तो हम बड़ी शीघ्रता से किसी भी वस्तु का पता कर सकते हैं, सही-सही बोध कर सकते हैं। इसीलिए परीक्षा की जाती है, इसीलिए देखा जाता है कि कौन-सी चीज़ ठीक है, कौन-सी चीज़ खराब है। जैसे मैं 1-2 अब कुछ हल्के उदाहरण बता देता हूँ आपको। जैसे कई बार माताएँ होती हैं जिनको कपड़े खरीदने जाना है बाज़ार में। अब माताओं को तो बड़ी विशेष जानकारियाँ होती हैं कपड़ों के बारे में, हमारे जैसे लोगों को उतनी नहीं होती। हमको तो जैसे कोई दे दे पहन लिए या जैसे दिलवा दिए पहन लिए। कोई विशेष समझ हम जैसे पुरुषों को होती नहीं। अब ऐसे में जैसे माताएँ जाती हैं, तो उनका क्या होता है, वो कपड़ा निकलवाया, तो कुछ मान लीजिए कुछ साड़ियाँ निकलवा ली उन्होंने 5-7, अब देखना शुरू करेंगी हाथ से। क्या कर रही हैं? क्या कर रही हैं? परीक्षा कर रही हैं कपड़े की कि कौन-सा कपड़ा ठीक है, कौन-सा कपड़ा खराब है। उनको पता है कि कौन से कपड़े में कॉटन ज़्यादा मात्रा में है, सिल्क ज़्यादा मात्रा में है या और भी जो-जो उसमें पदार्थ डाले जाते हैं कि इसमें तो ये वाला ज़्यादा है, ना इसको रहने दो, ये प्योर कॉटन में नहीं है, ये नहीं चलेगी। और दिखाइए भैया कोई अच्छा से दिखाइए ना, कोई बढ़िया और लेटेस्ट कोई डिज़ाइन दिखाइए, कोई और दिखाइए, ऐसे करके उनका चलता रहता है अपना। मतलब परीक्षा कर रही हैं। अच्छा, परीक्षा किस आधार पे कर रही हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण से कर रही हैं। आप लोग शास्त्र से जोड़ के देखें एक-एक चीज़ को, ऋषि के सिद्धांत से जोड़ के देखें। क्या कर रही हैं? परीक्षा कर रही हैं कपड़े की, और किस आधार पे? प्रमाण के आधार पे। कौन-सा प्रमाण? प्रत्यक्ष प्रमाण। और इस प्रत्यक्ष प्रमाण में उनकी 2 इंद्रियाँ काम कर रही हैं। कौन-कौन सी? एक तो चक्षु इंद्रिय, वहाँ मन को लगा रखा है। दूसरा कौन-सी? त्वचा इंद्रिय। हाथ लगा-लगा के देखते हैं ना, ऐसे अंगुलियों से टटोल करके, हाँ, ये सही है, ये वाला कपड़ा बढ़िया है। मतलब परीक्षा सफल हो गई, पकड़ में आ गया जो कपड़ा उनको चाहिए था। ऐसे परीक्षा कर लेते हैं। और ऐसी कितनी ही परीक्षाएँ हम अन्यत्र स्थानों पे करते रहते हैं। जैसे मैं और बता देता हूँ आपको, हम सामग्री खरीदने के लिए गए दुकान पर। हमने कहा जी भैया कोई सामग्री बढ़िया सी दिखा दीजिए, और आजकल जैसा होता है सामग्री के नाम पे पैकेट बंद आती हैं, और उस पैकेट में होता क्या है हमको नहीं पता होता। तो हम किस आधार पर मूल्यांकन करते हैं सामग्री का कि अच्छी होगी? परीक्षा कैसे करते हैं अच्छी है सामग्री की? पहले तो खोल के देखेंगे काट के, हालाँकि दुकानदार नहीं दिखाता, लेकिन हम घर आके कैसे परीक्षा करते हैं? मान लीजिए 2-3 अलग-अलग कंपनियों के पैकेट लेके आए हम, काट के देखेंगे। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, उसकी परीक्षा करने के लिए सूंघ कर देखते हैं उसको। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। हाँ, इसमें महक तो बढ़िया आ रही है, लेकिन महक बढ़िया आना सामग्री अच्छे होने का प्रमाण नहीं है कि अच्छी महक आ रही है तो सामग्री अच्छी ही होगी। क्योंकि महक तो बहुत सारी चीज़ों में बढ़िया-बढ़िया आती है। आजकल अच्छे-अच्छे जो कृत्रिम सेंट होते हैं, परफ्यूम होते हैं, उनमें से भी बढ़िया आती है। तो वो तो डाला भी जाता है आजकल सामग्रियों में, इसके आधार पे गंध बढ़िया आती है। तो केवल इस घ्राण इंद्रिय, नासिका इंद्रिय से ही प्रत्यक्ष नहीं होता। तो प्रत्यक्ष करने के लिए यानी परीक्षा करने के लिए मैं कौन-सी दूसरी इंद्रिय का उपयोग कर रहा हूँ? चक्षु इंद्रिय का। चक्षु इंद्रिय का कैसे उपयोग किया मैंने? आँखों से देखा, अरे ये क्या डाल दिया इसमें, ये तो सफेदे की लकड़ी काट के डाल रखी है, तो नीम की काट दी इसने इसी में। देखो इसमें तो वो खजूर के बीज होते हैं ना, वो भी डाल रखे हैं। अखरोट, सॉरी अखरोट नहीं, वो क्या होता है, छुहारा, छुहारे के बीज तक डाले हुए हैं। और ये देखो बादाम कैसे कटे हुए हैं इसमें, बिल्कुल सड़े हुए, कीड़े चल रहे हैं इसमें। ये सामग्री है कहीं से, परीक्षा चल रही है ये प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पे। इसी के आधार पे हम किसका निर्णय करते हैं? परीक्षा क्यों की जाती है? सही और गलत के निर्णय के लिए, अच्छे और खराब के निर्णय के लिए, सही गुणवत्ता देखने के लिए और बेकार गुणवत्ता देखने के लिए। है ना सामान्य सी बात, है ना व्यवहारिक बात। इसी के आधार पे हम चीजों को देखते हैं। और देखिए
जैसे आपको याद होगा आज से कुछ 8-10 साल पहले जब फ़ोन नए-नए आए थे, तो कीपैड वाला फ़ोन आता था, उसमें MP3 गाने चलते थे, वीडियो वगैरह ज़्यादा दिखती नहीं थी। तो हम क्या करते थे, किसी शॉप पर जाते थे, दुकान पर जाते थे, वहाँ चिप में गाने भरवा के लेके आते थे। अब जैसे गाने भर के आए तो हम चेक करते थे गाने की डिटेल्स क्या हैं। गाने की डिटेल चेक करी तो देखा भाई ये गाना ना 2 MB का है बस। अच्छा उस दिन ये वाला गाना देखा था ये 5 MB में था, ये वाला 10 MB में था, बहुत बड़ा गाना था। जो गाना जितने बड़े MB में था उसकी क्वालिटी कितनी थी? उतनी अच्छी होती थी। अब ऐसे केवल MB देख के तो गाने की क्वालिटी का पता नहीं चलता। लेकिन उसकी सही परीक्षा हम कैसे करते थे गाने की? या आज भी कैसे करते हैं जब हम यूट्यूब आदि पर कोई गाना, भजन सुनते हैं तो कैसे करते हैं? सुन कर के परीक्षा करते हैं, उसकी गुणवत्ता जाँचते हैं। किस आधार पे? सुन करके। कौन-सी इंद्रिय से अपने मन को संयुक्त करते हैं? कर्ण इंद्रिय को। गाने को सुन के देखा जाता है, ईयरफ़ोन लगा के, बड़े स्पीकर पे लगा के, हाँ, ये गाने की क्वालिटी बहुत बढ़िया है भई। पहले जो संगीत लोग बनाते थे, रिकॉर्ड करते थे, उनकी क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं होती थी, लेकिन आजकल देखिए कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं। हम परीक्षा कर रहे हैं, हमको गुणवत्ता चाहिए। आज की जनरेशन को बढ़िया क्वालिटी चाहिए, परीक्षा करते हैं इस चीज़ के लिए। ना जी ये नहीं, आजकल ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पे एक से एक शानदार मूवी है, एक से एक शानदार वेब सीरीज़ है, एक से एक शानदार सीरियल्स पड़े हुए हैं और बेहतर क्वालिटी में, खूब चलाइए आप उन्हें। ये परीक्षा की जा रही है। अरे अब यूट्यूब पे देखना अच्छा नहीं लगता। अरे ये सामने सीडी, डीवीडी या सामने टीवी पे देखना हमें बढ़िया नहीं लगता ऐसे। अब तो हम ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे जाके सब्सक्रिप्शन लेंगे और वहाँ से देखेंगे। ये हम परीक्षा कर रहे हैं। देखिए परीक्षा करने के तरीकों में कितने बदलाव आते हैं, लेकिन प्रमाण वही रहेगा, प्रत्यक्ष प्रमाण। काम यही इंद्रियाँ आने वाली हैं। इन्हीं इंद्रियों के आधार पे ही चीज़ों की परीक्षा की जाती है। मन वैसे ही संयुक्त रहता है प्रत्येक इंद्रिय के साथ। अब आप लोग एक बात का विचार कीजिए, बड़ा गंभीर विषय है। हम सुबह से लेकर रात्रि में सुबह उठने से लेकर रात्रि में शयन करने तक सैकड़ों हज़ारों चीज़ों की परीक्षा करते रहते हैं। इस प्रमाण का उपयोग करते रहते हैं, प्रत्यक्ष करते रहते हैं। लेकिन हम कितना इस बात पर गहराई से विचार करते हैं कि अब हमारा मन इस इंद्रिय के साथ जुड़ा, अब हमारा मन इस इंद्रिय के साथ हटा या इस इंद्रिय से हटा और अब मुझ आत्मा को ठीक-ठीक बोध हो गया है इस वस्तु का। हाँ, जैसा मुझे जानना था उस वस्तु का सत्य स्वरूप मुझे प्रकट हो गया, स्पष्ट हो गया, प्रत्यक्ष हो गया। मुझे बताइए कितने लोग इस बात पर सावधान रहते हैं? हाँ, प्रत्यक्ष तो हर व्यक्ति करता है, हर व्यक्ति संसार का जो भी मनुष्य है, उसको बोध तो हो ही रहा है ना सब चीज़ों का। वो भी रंगों के बोधों को जानता है, वस्तुओं की अलग-अलग वैराइटीज़ को समझता है, हर प्रकार की चीज़ की गुणवत्ता को, खराब है, अच्छी है, सबको जानता है। एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति, सड़क छाप व्यक्ति तक भी जानता है ना, ये वाला खराब है जी, ये वाली सिगरेट बढ़िया नहीं आ रही आजकल, ये वाली सिगरेट बढ़िया है। उसने फूँक करके देखा है, उसने उसका प्रत्यक्ष किया है, वो भी जानता है प्रत्यक्ष करना, परीक्षा करना जानता है। हाँ, देखिए वो भी प्रत्यक्ष प्रमाण का उपयोग करता है। और एक योगी स्तर का व्यक्ति, एक एक जागरूक व्यक्ति वो भी प्रत्यक्ष करता है। एक सामान्य सा कोई विद्यार्थी भी प्रत्यक्ष करता है, एक किसान व्यक्ति, एक मज़दूर व्यक्ति, एक काम करने वाली गृहिणी भी इन सब चीज़ों का प्रत्यक्ष करती रहती है। लेकिन इस प्रत्यक्ष करने की प्रोसेस में जो बहुत गहरी बात है, उसमें भीतर जाके कौन देखता है? उस प्रोसेस को कोई व्यक्ति कितना अच्छे से भीतर से उसको पकड़ पाता है, ये सोचने का विषय है। ये सोचने का विषय क्यों है जी? आप सोचेंगे कि अरे इसमें ऐसा सोचना क्या? क्यों ज़्यादा दिमाग लगाना उधर? क्यों लगाए उधर इतनी बुद्धि? जब काम तो चल ही रहा है ना। भई सोचो, मत सोचो, उस प्रोसेस पे ध्यान दो, मत दो, चीज़ें तो चल ही रही हैं ठीक-ठाक। लेकिन परीक्षा करने की प्रोसेस में किन चीज़ों को रोकना है, किन चीज़ों को भीतर लेके आना है, किस प्रकार के विचार को, किस प्रकार के ज्ञान को बाहर इंद्रियों तक ही रोकना है और किस प्रकार के विचार को, वृत्ति को, ज्ञान को भीतर लेके आना है, ये काम एक योगी का होता है, ये काम एक साधक का होता है, ये काम एक जागरूक व्यक्ति का होता है। प्रत्यक्ष तो एक सड़क छाप व्यक्ति भी कर रहा है चीज़ों का, लेकिन वो केवल सुख भोग की दृष्टि से चीज़ों को भीतर ले जा रहा है, तमाम वृत्तियों को भीतर ले जा रहा है।
केवल उसको भोग चाहिए, तृप्ति होनी चाहिए, आत्मा को बोध होना चाहिए। वो तो केवल भीतर की तृप्ति चाहता है। लेकिन साधक इससे कुछ और विशेष चीज चाहता है, जैसा योग कहता है। हम योग दर्शन में शुरू में ही इस बात को देखेंगे कि किस वृत्ति को रोकना है, किस वृत्ति को नहीं रोकना। कहा ना योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, कि चित्त की वृत्तियों को रोक देना योग है, समाधि है। तो अब वहां कौन सी वृत्तियां रोकी जाए, ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है योग में जब हम शास्त्र पढ़ते हैं। तो ये साधक इन चीजों का अच्छे से जागरूकता से ध्यान रखता है कि ये वाली वृत्ति तो रोकनी है, इसको नहीं ग्रहण करना, भीतर नहीं जाने देना, मन को हटाना है इस इंद्रिय से, चक्षु इंद्रिय से हटाना, नहीं देखना है सामने वाला दृश्य, नहीं देखनी इस व्यक्ति की शकल मुझे, न ये गंदा स्वरूप मुझे नहीं देखना, हटा देता है मन को। इतनी इतनी कमाल की पकड़ होती है एक साधक व्यक्ति की कि हमको देखना ही होता है। लेकिन कौन देख पाएगा? जो इस प्रत्यक्ष करने के प्रोसेस को गहराई से देखता है, जो हमने कल स्क्रीन पर शेयर करके दिखाया था वो चित्र, कैसे कैसे मन, कैसे कैसे आत्मा मन से जुड़ता है, मन इंद्रिय से जुड़ता है और इंद्रिय उस प्रमेय से जुड़ता है। प्रमेय यानी वस्तु, सामने वाली जो वस्तु होती है उससे जुड़ता है। किस वस्तु को कब हटाना है, किस वस्तु से जुड़ना है, ये इस बात को बड़ी जागरूकता से, बड़ी सावधानी से, बड़ी बारीकी से वो व्यक्ति पकड़ लेता है। इस वातावरण में बहुत प्रकार की तरंगे हैं, बहुत प्रकार की फ्रीक्वेंसी घूम रही हैं। उनके आधार पे हमारी रेडियो में, हमारे टीवी में सिग्नल आते हैं, चैनल आते हैं ना। हमको नहीं पता कौन से हैं वो सिग्नल, कहाँ जाके हमारा टीवी इस चैनल को कैच करेगा या हमारी रेडियो उस चैनल को कैच करेगी। लेकिन उसमें एक ऐसी प्रोग्रामिंग सेट है जिसको एक टेक्नीशियन, जो इन तकनीकी मामलों का जानकार होता है, वो व्यक्ति इन सब चीजों को पकड़ता है बहुत बारीकी से। उसको केवल रेडियो का वो ट्यूनिंग वाला जो वो बटन होता है उसी को घुमाना नहीं जानता, इसके अलावा और भी गहरी जानकारियां हैं उसको बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग की जानकारी है, कैसे कैसे चीजें काम करती हैं, उसको बहुत गहरी बातें पता है। हमको तो बस वो घुमाना आता है, वो बटन उसको घुमा दिया जी, यहाँ लग गया, अब ये चैनल पकड़ लिया, इतना पता होता है हम लोगों को। लेकिन वो कुछ गहरी बातों को जान रहा होता है उसमें। वो बदलना भी जानता है, किसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है। कई चैनलों की जब हम रेडियो सुनते थे, पहले उनकी फ्रीक्वेंसी कुछ होती थी, कुछ दिनों बाद उनकी फ्रीक्वेंसी बदल गई, 92.5 FM ऐसा कोई आता था, तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करके कुछ और बदल दिया। ये वो गहरे जानकार लोग बदलते हैं। यही काम एक साधक करता है बड़ी बारीकी से, भीतर जाकर के प्रत्यक्ष किन चीजों का करना है, किन चीजों का प्रत्यक्ष नहीं करना है, कहाँ से मन को हटाना है, इंद्रिय को हटाना है। इंद्रियों को हटाने की भी प्रोसेस बड़ी कमाल की है, और ये इंद्रियों को सामने वाले विषय से हटा लेना और मन के अनुरूप कर लेना, ये प्रत्याहार कहलाता है, जिसको साधना की दुनिया में, अष्टांग योग में प्रत्याहार कहा जाता है। आता है ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। अब हमको तो प्रत्याहार ही नहीं पता था क्या होता है, कभी किसी ने अभ्यास नहीं कराया प्रत्याहार के बारे में, लेकिन यही प्रत्याहार होता है जो व्यवहारिक जीवन में किया जाता है। नहीं, ये दृश्य नहीं देखना, इस दृश्य से इंद्रिय को हटाओ, आंखें हटा ली, उधर से कहानी हटा लिए, कहानी नहीं लगने दिए, उधर नाक लगाई नहीं, सूंघा ही नहीं उस चीज को। ये ऐसे कर करके अभ्यास करना होता है। या किसी एक विषय पे टिका दिया, लगा दिया कि यहीं लगाए रखना है थोड़ी देर मन को, यहीं लगाए रखना इंद्रिय को। ये प्रत्याहार का अभ्यास होता है व्यवहारिक जीवन में। इसके बाद धारणा होती है, फिर ध्यान होता है। ध्यान तो बहुत बाद की बात है। तो ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति है, या ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण हम देख रहे हैं, गहरी बात है, ये सामान्य बात नहीं है। मैं कल इतना समझा के भी छोड़ सकता था आपको कि इंद्रिय किसी विषय पे लगी, उसका ज्ञान मन को हुआ, मन से आत्मा तक पहुंच जाता है ये ज्ञान, जैसा ऋषि ने लिख रखा है, उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। 2-4 उदाहरण दे दिए, कहानी खत्म। लेकिन कुछ और गहरी बातें हैं शास्त्र जो हमको बताता है, सीधे सीधे इस शास्त्र में नहीं लिखी, क्योंकि यहाँ तो ऋषि का उद्देश्य किसी परिभाषा को बस स्पष्ट करना है मोटे मोटे रूप में। अगर वो यहाँ उदाहरण देने लग जाते तो किताब इतनी मोटी हो जाती, हम उठा नहीं पाते। जितने गहरे सिद्धांत ऋषि ने यहाँ पर दिए हैं, उसके लिए बाकी शास्त्रों के पास जाना होता है हमको। और अब हम जाएंगे 1 अक्टूबर से दूसरे शास्त्र के पास, देखेंगे उसको कैसे ये प्रमाण काम करते हैं। और मजेदार बात आपको बताएं, यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण की बड़ी सरल सी परिभाषा ऋषि ने दे दी, जो सबको याद हो जाए, सब समझ ले इसको। जब योग दर्शन में जाके देखेंगे ना, तो महर्षि व्यास ने
इतनी जटिल परिभाषा दे रखी है कि उसके तो शब्द पकड़ने बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो जाता है वहाँ पे। लेकिन उनको भी आसान बनाएँगे, आसानी से समझेंगे सरल भाषा में। तो आज हम प्रत्यक्ष के बाद जो अगला प्रमाण है, अनुमान प्रमाण, उसको देखते हैं। ध्यान से समझेंगे सभी। अगला प्रमाण है सतासी, अनुमान प्रमाण। किसी पूर्व दृष्ट पदार्थ के एक अंग को प्रत्यक्ष देख के पश्चात उसके अदृष्ट अंगों का जिससे यथावत ज्ञान होता है उसको अनुमान कहते हैं। अनुमान शब्द हम अपने दैनिक जीवन में खूब उपयोग में लाते हैं, बोलते रहते हैं, और हमको लगता है कि ये अनुमान करना किसी भी चीज का, कि अच्छा अनुमान करके बताओ कितनी देर में पहुंच जाओगे वहां तक, घर तक। अच्छा अनुमान करके बताओ कि स्कूल तक पहुंचने में कितनी देर लग जाएगी। आज ना मैंने अनुमान लगाया कि मैं कितनी देर में 100 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ परीक्षा में। अनुमान किया मैंने और मेरा अनुमान ठीक निकला। ये क्या है अनुमान? सामान्य व्यवहारिक जीवन में जब अनुमान की बात की जाती है तो ऐसा लगता है कि अनुमान एक तुक्का जैसा मामला है। तुक्का लगाया जा रहा है किसी चीज को लेके कि हो गया तो हो गया, ठीक नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ऐसा ही तो चलता है ना। अनुमान ऐसा हो रहा है जैसे आज बारिश आती हो, ऐसा लग रहा है मुझे, ऐसा अनुमान जैसा हो रहा है। अनुमान मतलब कोई व्यक्ति कल्पना कर रहा है भीतर ही भीतर, कोई तुक्का जैसा लगा रहा है, कोई सोच रहा है कि हाँ ये ठीक भी हो सकता है, नहीं भी ठीक हो सकता है। ऐसा ही तो होता है ना अनुमान को लेके, ऐसी हम बात करते हैं। लेकिन ये जो सामान्य व्यवहार में हम अनुमान शब्द का प्रयोग करते हैं, कुछ जगह ठीक भी होता है, ऐसा नहीं कि खराब ही है, लेकिन ज्यादातर अनुमान को समझे बिना हम अनुमान शब्द बोलते रहते हैं कहीं भी। तो आज हम ठीक से बहुत सारे उदाहरणों से इस अनुमान को समझेंगे। अनुमान होता क्या है? क्या अनुमान केवल तुक्का लगाना होता है? क्या अनुमान केवल कहीं भी कल्पना करना होता है? क्या अनुमान क्यों किया जाता है? भैया हम ये प्रमाणों को क्यों देख रहे हैं? पहले एक प्रमाण देखा, आज हम दूसरा प्रमाण देख रहे हैं। प्रमाण का मतलब ही वो होता है जिससे परीक्षा की जाए, तो ये भी परीक्षा करने के लिए होता है, और परीक्षा करने में चीजों का ठीक ठीक बोध होता है, यानी प्रमाण ठीक ठीक बोध कराने वाले होते हैं चीजों का। और अनुमान में ठीक ठीक बोध ना हो, केवल कल्पनाओं में जीता रहे व्यक्ति, तो किस बात का प्रमाण, किस बात का अनुमान फिर? तो आज अनुमान को थोड़ा ठीक से समझेंगे और हम परीक्षाएं करेंगे, चीजों की देखेंगे परीक्षा कैसे की जाती है। तो एक बार आइए परिभाषा पे फिर से चलते हैं। कह रहे हैं ऋषि कि किसी पूर्व दृष्ट पदार्थ के, पूर्व दृष्ट का मतलब जिसको पहले देखा हुआ है, और देखे हुए का मतलब आंख से देखा हुआ नहीं, जिसको पहले अनुभव किया हुआ है किसी पदार्थ का। अभी उदाहरण से समझेंगे हम कि एक अंग को प्रत्यक्ष देख के, कि कोई पहले से एक पूरा पदार्थ देख रखा है और उसका एक अंग हमने देख रखा है, पश्चात उसके बाद उसके कोई अदृष्ट अंग है, अदृष्ट जो दिख नहीं रहे हैं अभी हमको वर्तमान में, तो उनका बोध हो जाना, यथावत ज्ञान हो जाना, इसको कहा अनुमान प्रमाण। और ठीक ठीक बोध होता है इसमें, ऐसा नहीं कि गलत बोध होता है, बोध होता है, ज्ञान होता है इसमें भी, इससे भी परीक्षा होती है। तो उदाहरण से समझते हैं बात को, उदाहरण से बात स्पष्ट हो जाएगी। अभी आज मैं बहुत सारे उदाहरण अनुमान प्रमाण को लेके आपके सामने रखने वाला हूँ। जैसे धुएं को देख के आग का अनुमान हो जाता है। हाँ बता रहे हैं, अभी सुन लीजिए। जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूँ। एक बार की बात है, हमारे गांव में, बहुत दिन की बात है, तब मैं बहुत छोटा था। हमने हाथी देखा था किताबों में या कभी टीवी में देख लिया, कभी सामने से हाथी प्रत्यक्ष रूप में नहीं देखा था कि सामने आ गया और प्रत्यक्ष कर लिया हमने हाथी का। एक दिन पता चला एक ओर से बड़ा शोर हो रहा था गांव में, हाथी आ गया, हाथी आ गया। हम भाग के गए देखने के लिए। आश्चर्य हुआ पहली बार, क्योंकि किताब में कितना सा दिखता है हाथी, छोटा सा दिखता है। एक दिन जब सामने देखा तो होश खराब हो गए हमारे, आश्चर्यचकित, आश्चर्य से आंखें फटी रह गई। हमारी ऊंची छत 10 फुट ऊंची है लगभग, छत के ऊपर तक आ रहा था बिल्कुल, और उसके ऊपर बैठा हुआ जो महावत है वो भी बिल्कुल हमारी छत से स्पर्श होकर चल रहा था ऊपर। बड़ा आश्चर्य हुआ कि हाथी ऐसा होता है। और पूरे ध्यान से हाथी को देखते रहे हम, आगे से पीछे तक पूरे हाथी का अवलोकन किया। ध्यान से सुनेंगे जो बात मैं बता रहा हूँ, एक एक बात इसी सिद्धांत से जोड़ रही है, एक भी बात मैं इधर उधर की नहीं कर रहा हूँ।
मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने पूरे अच्छे से देखा हाथी को, प्रत्यक्ष किया हाथी का, प्रत्यक्ष ठीक से परीक्षा कर ली, हाथी ही है। लोगों ने बताया हाँ जी हाथी ही है, और कंफर्म हो गया कि हाथी ही है, परीक्षा हो गई। ये था प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक है, ये तो था प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष हो जाना। हाथी चला गया, बात आई गई हो गई, हम भी उस बात को भूल गए कि कभी हाथी भी आया था। लेकिन एक दिन की बात है, हम अपने यहाँ से कहीं जा रहे थे, कहीं घूमते हुए ऐसे निकल रहे थे। ऐसे में गाड़ी में बैठे हुए थे, बस में बैठे हुए जा रहे थे। देखा तो कहीं पेड़ों का झुरमुट था, बहुत सारे पेड़ एक जगह खड़े हुए थे। अचानक से उन पेड़ों में से मैंने देखा, पास में, सड़क के पास में मुझको सूंड जैसी कोई आकृति दिखाई दी। सूंड, केवल सूंड दिखाई दिया, बाहर निकल रहा था पेड़ों से। पहले देख रखा था, पूर्व दृष्ट पदार्थ है ना, और उसका एक अंग दिखाई दिया। देखिए यहाँ लिखा है, यहाँ इस परिभाषा में, एक अंग को प्रत्यक्ष देख के, उसका सूंड मैंने कब देख रखा था? पहले, पूर्व दृष्ट, पहले देखा हुआ है। और पश्चात, पश्चात मतलब अब, हाथी पूरा दिख नहीं रहा, पेड़ों के पीछे आ रहा है, पेड़ों की ओट ले रखी है उसने, लेकिन उसके पीछे के जितने अंग हैं, उसकी गर्दन कितनी मोटी होगी, उसके कान कितने बड़े होंगे, उसका पेट, उसकी टांगे, उसकी पूंछ इत्यादि, कितना बड़ा वो स्वयं है, उसका मैं क्या कर लेता हूँ? अनुमान कर लेता हूँ, और उसका मुझे ज्ञान हो जाता है, यथावत ज्ञान हो जाता है। ये है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण में एक बड़ी आवश्यक शर्त है जो पहले लिखी हुई है। वो क्या लिखी हुई है? किसी पूर्व दृष्ट पदार्थ के, वो पदार्थ पहले देखा हुआ होना चाहिए, उसका पहले प्रत्यक्ष होना चाहिए हमको। ऐसे ही नहीं, अनुमान ऐसे ही नहीं होता, हवा में, कल्पना में नहीं होता। अनुमान के लिए उस पदार्थ के, पूरे पदार्थ का पूरा स्वरूप हमको पहले प्रत्यक्ष होना चाहिए। फिर उसका बाद में कभी कोई एक अंग देख लिया, तो एक अंग देख के उसके बाकी अंगों का हमको बोध हो जाता है, इसको कहते हैं अनुमान प्रमाण। और उदाहरण लेते हैं, जैसा अभी श्रीमान जी ने बताया, जैसे मैं एक दिन यही घर में बैठा हुआ था, देखा तो इधर मैं छत पे चढ़ा, शाम के समय छत पे गया, उधर देखा तो खेतों की तरफ तेज गर्मी पड़ती है, अप्रैल मार्च के आसपास, उस समय गर्मियां तेज हो जाती हैं। मैं उसी समय को क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि उस समय गेहूं पक जाता है और बहुत तेज हवा चल रही होती है और वातावरण बड़ा शुष्क रहता है। तो उधर मैंने खेतों की तरफ देखा दूर दृष्टि करके, तो उधर से बड़ा तेज धुआं उठ रहा था, मतलब आग लग जाती है कई बार गेहूं के खेत में, पूरा का पूरा खेत जल के राख हो जाता है, तो धुआं उठ रहा था। अब जैसे धुआं उठता देखा तो मैंने अनुमान किया कि भाई धुआं उठ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, वहां पे आग लग रही होगी, अग्नि जल रही है वहां पे। धुएं को देख करके अग्नि का अनुमान लगाना, बोध कर लेना, यथावत ज्ञान हो जाना, अनुमान प्रमाण है। जाना जाता है चीजों को, ऐसे परीक्षा की जाती है इसके आधार पे। अब देखिए, पहले से प्रत्यक्ष किया हुआ होना चाहिए। आज तक कभी ना मैंने धुएं को देखा, ना मैंने अग्नि को देखा, मुझको बोध हो ही नहीं सकता धुएं को देख करके अग्नि का। इससे पहले मैंने बचपन से लेके अब तक खेत खूब जलते हुए देखे हैं। खेत जल रहा है सामने वाला, हमने खुद भी जलाए हैं खेत। खेत जलाने का मतलब पराली जलाई है हमने, तो पराली जलती है तो उसमें बहुत भयंकर मात्रा में धुआं उठता है ऊपर को। तो ये सामने देखा हुआ है बचपन से, सैकड़ों बार देखा है, सैकड़ों बार, तो प्रत्यक्ष कर रखा है। अब एक दिन छत पर से या कहीं जा रहे थे, धुआं उठता देखा तो बोध हो गया अग्नि है, सीधी सी बात है, अनुमान प्रमाण है ना, कमाल की चीज। आइए और आगे देखते हैं। एक मैं आपको कहानी, ये तो नहीं, ये तो अगले प्रमाण में आएगा। और देखते हैं बादल, ये इस समय वर्षा का मौसम चल रहा है। एक दिन की बात है, शाम का समय था, हम खेत से लौट के आए। यहाँ पे खेत में जब थे तो उस समय अचानक से बहुत तेज बादल आ गए, काला काला हो गया, ऊपर से लगभग अंधेरा जैसा छा गया। घर वाले कहने लगे जल्दी चलो, जल्दी, बहुत जल्दी, क्योंकि अब बारिश होने वाली है। बारिश होने का क्या लगा रहे हैं हम लोग? अनुमान लगा रहे हैं। तो ये बारिश होने का अनुमान क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि पहले से इस बात के हमने प्रत्यक्ष करके देख रखे हैं। इसमें लिखा हुआ है ना, किसी पूर्व दृष्ट पदार्थ के, पूर्व दृष्ट पदार्थ के मतलब पहले से हमने
पूर्व में दृष्ट कर रखा है, देख रखा है बारिश होते हुए कि बादल जब भी काले काले आते ना तो लगभग सुनिश्चित है कि बारिश होनी ही होनी है। उसके एक अंग को देख के अब इसका एक अंग देख लिया, एक अंग क्या देख लिया, काले काले बादल देख लिए। अभी बारिश नहीं हो रही है, अभी शुरुआत नहीं हुई, ना कोई बूंद गिरी है अभी तक। एक अंग देखा है, कौन सा अंग, केवल बादल देखे और जल्दी से भाग लिए वहां से, खेत से बैलगाड़ी जोड़ करके कि जल्दी भागो बारिश आने वाली है। क्यों? क्योंकि ऐसा बचपन से कितनी बार प्रत्यक्ष करके देख रखा है। प्रत्यक्ष के बाद ही अनुमान होता है। पहले से किसी चीज का प्रत्यक्ष कर रखा है, अब उसका अनुमान हो गया। घर दौड़ के आए, घर आए ही थे कि बारिश होने लगी और हमारा जो अनुमान था बिल्कुल ठीक निकला। यथावत ज्ञान हुआ कि हाँ देखा, कह रहे थे ना हम खेत में बारिश आने वाली है, बारिश आ गई। ये होता है यथावत ज्ञान होना, तो अनुमान प्रमाण के माध्यम से। ठीक है जी। अब देखिए, और अब कुछ शास्त्रीय उदाहरण देते हैं जो योग दर्शन में उदाहरण दे रखे सीधे सीधे। उसमें क्या एक उदाहरण है, मैं एकदम सरल भाषा में बताता हूँ उस उदाहरण को। जैसे अभी मैं यहाँ मेरे जो जहाँ मैं पढ़ता हूँ, जहाँ मैं स्वाध्याय करता हूँ, जहाँ बहुत सारी पुस्तकें रखी हुई हैं और मेरे सामने कल मैंने अष्टाध्यायी प्रथम वृत्ति एक पुस्तक है वो निकाल के रखी थी अलमारी में से, है ना, मेरे सामने रखी हुई है। जैसे कल मैंने यहाँ निकाली, अब शाम को निकाली थी 7 बजे, मैं कहीं बाहर चला गया, वहां से लौट के आया, यहाँ देखा तो यहाँ पुस्तक थी नहीं सामने जहाँ मैं रख के गया था। मैंने खूब खोजा, इस कमरे में कहीं नहीं दिखी। मैं दूसरे कमरे में गया, वहां भी नहीं मिली। तीसरे कमरे में गया तो वहां जाके मिली, उस कमरे में ये वहां रखी हुई थी। रख के कहाँ गया था? अपने इस अध्ययन कक्ष में। मिली कहाँ? कहीं दूसरे कक्ष में जाके, दूसरा तीसरा जो भी माने, यहाँ के हिसाब से तो दूसरा ही कक्ष था, उस कक्ष में जाके मिली, है ना। तो मुझे क्या अनुमान हुआ? मुझे गति का अनुमान हुआ। गति का अनुमान कैसे हुआ? अपने आप तो आई नहीं होगी, कोई तो लाया होगा, इस बात का अनुमान हुआ मुझको। और ये अनुमान कैसे हुआ? क्योंकि पहले से इस बात का प्रत्यक्ष कर रखा है, खूब देखा है चीजों को इधर उधर होते हुए। यहाँ नहीं थी, कोई ना कोई तो लेके गया उधर, क्योंकि मैंने ले जाते देखा है, मैं खुद ले गया हूँ, मैंने पुस्तक को गति करवाई है। और इसको शास्त्रीय भाषा में कहा जाता है देशांतर प्राप्ति। देशांतर प्राप्ति, एक देश से दूसरे देश में ले जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना। ऐसी देशांतर प्राप्ति होने से गति का अनुमान किया जाता है। कोई वस्तु यहाँ छोड़ के गया था, यहाँ नहीं मिली, कहीं दूसरी जगह मिली, यानी स्थान परिवर्तन मिला। ऐसा करके मैंने किसका अनुमान कर लिया? गति का अनुमान कर लिया। पृथ्वी आज इस पॉइंट पे थी, सुबह के समय सूर्य के इस एंगल पे थी, वो परिक्रमा करते करते अगले 1 महीने में यहाँ तक पहुंच गई। सूर्य के चारों ओर एक परिपथ होता है ना, इस बात का अनुमान करते हैं वैज्ञानिक, खूब होता है उनका अनुमान, यहाँ तक पहुंच ही जाएगी निश्चित रूप से, क्योंकि उनकी गणनाएं एकदम सटीक हैं। ऐसा सैकड़ों हजारों बार उन्होंने प्रयोग करके देखा है, प्रत्यक्ष करके देखा है, उनको पता है देशांतर प्राप्ति, गति का पता है। पृथ्वी यहाँ से वहां तक चली जाएगी, इसका मतलब गति कर रही है। सीधी सी बात है, ये प्रमाण लिखा हुआ है योग दर्शन में, यानी ये बात जो समझा रखी है ये योग दर्शन का विषय है। ठीक इसी तरह एक दूसरा भी एक उदाहरण दे रखा है। मान लीजिए जैसे कोई पर्वत है, हिमालय पर्वत जहाँ आज है वहां से सैकड़ों हजारों साल पहले भी वही था, आज भी वही है। तो मैं बचपन में वहां एक बार गया था घूमने के लिए, मान लीजिए वो आज भी वही है। मैं अब वहां घूम के आया 30 साल बाद, तब भी वही है। इससे क्या पता चला? इससे गति ना होने का पता चला, गति ना होने का अनुमान लगा, क्योंकि वही है, कहीं हटा ही नहीं है। मेरा घर यही है, यहाँ से आज भी 1 भी इंच इधर उधर नहीं हुआ है, जहाँ कल था आज भी वही है। इससे गति न होने का अनुमान लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने चीजों को स्थिर देखा है, उनकी गति न होते हुए देखा है। ये शास्त्र के आधार पर थोड़ी गहरी बात है। इससे पहले जो मैंने उदाहरण दिए वो बड़े सामान्य से उदाहरण थे, हम बड़ी आसानी से समझ गए थे, लेकिन ये उदाहरण भी शास्त्रीय दृष्टि से समझाए जाते हैं। कोई वस्तु यही थी, यही की यही मिली, मुझे कमरे में रख के गया था, यही मिली, तो इससे क्या अनुमान लगाया जाता है? गति न होने का अनुमान, क्योंकि देशांतर प्राप्ति हुई नहीं, इसका देश, इसका स्थान बदला ही नहीं गया था। ये अनुमान प्रत्यक्ष के आधार पे होता है, क्योंकि जहां मैंने रखी थी आज भी वहीं रखी है, ऐसा मैंने देखा, किसी ने हटाई नहीं, गति हुई नहीं, तो इसमें कोई गति का अनुमान मुझे हुआ ही नहीं। कि किस चीज का अनुमान हुआ? गति न होने का अनुमान।
तो ये होता है अनुमान प्रमाण। और अनुमान प्रमाण में कभी भी कल्पनाएं नहीं होती, कभी भी तुक्के नहीं लगाए जाते। अब एक बड़ी गहरी बात जो मैं आपको प्रत्यक्ष में बताने वाला था, लेकिन वहां इसलिए नहीं बताई क्योंकि यहाँ आके वो बात समझ में आती है। योग दर्शन में भी हम फिर से समझेंगे इस बात को, वहां तो बिल्कुल व्यास भाष्य को उठा के बारीकी से समझेंगे, लेकिन मोटा मोटा बता देता हूँ। वो ये है कि प्रत्यक्ष जो प्रमाण होता है वो वस्तु के विशेष धर्म को बताने वाला होता है, और अनुमान प्रमाण जो होता है वस्तु के सामान्य धर्म को बताने वाला होता है। हाँ, ये बात है, दोनों में ये एक अंतर होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण में वस्तु का विशेष पता चलता है, विशेष गुण, धर्म, स्वभाव, स्थितियां, सब कुछ विशेष रूप से पता चलता है, भिन्न भिन्न रूप में हर प्रकार से पता चल जाता है। कैसे, उदाहरण से समझ लेते हैं। वही हाथी वाली बात, जिस दिन हाथी मेरे घर के सामने से गुजरा, मैंने आगे पीछे ऊपर नीचे पूरे हाथी का अनुमान लगा लिया। इसकी लंबाई कितनी होगी जी? लगभग 10 फुट ऊंचा होगा। आगे से पीछे तक कितना होगा जी? इतना होगा, 7-8 फुट तो होगा कम से कम। सूंड कितनी लंबी होगी? कम से कम 5 फुट लंबी तो होगी जी। कान कितने बड़े होंगे? जैसा वो छाछ होता है जिससे हम गेहूं साफ करते हैं, उतने बड़े तो होंगे इसके कान। आंखें कितनी बड़ी हैं? गेंद जैसी तो आंखें होंगी कम से कम इसकी। पैर कैसे हैं जी? कम से कम इतना कर दे तो इतने इंची का एक पैर होगा मोटाई में। लंबाई में कितना होगा जी? इतना होगा। पेट कितना बड़ा होगा जी? टंकी जैसा होगा, जैसी टंकी होती है। तो एक मैं देख रहा था, विचार कर लिया, मैंने पूरा प्रत्यक्ष कर लिया कि हाँ, हाथी इतना बड़ा बड़ा था वो वाला जो मैंने देखा। ये होता है विशेष रूप से ज्ञान हो जाना, विशेष रूप से बोध हो जाना। और प्रत्यक्ष में वस्तुओं का विशेष ही बोध होता है, विशेष ज्ञान होता है। लेकिन अनुमान प्रमाण में सामान्य ज्ञान होता है, होता तो है और यथावत ही होता है, लेकिन सामान्य ज्ञान होता है, सामान्य धर्म का पता चलता है। कैसे? हाथी को पहले देख रखा था, एक दिन जब मैं बस से जा रहा था तो हाथी की सूंड तो दिखाई देगी, बाकी हाथी दिखाई नहीं दिया। अब बाकी हाथी का अनुमान ही तो लगा सकता है व्यक्ति, ये थोड़ी पता कर सकता है कि हाथी बड़ा कितना है। हो सकता है अभी युवा ना हो, किशोर हाथी हो। घर पे जो आया तो वो तो पूरा समृद्ध हाथी था, पूरा वयस्क था, लेकिन जो पेड़ों के पीछे छिपा हुआ था, सूंड देखी तो सामान्य रूप से लग गया पता कि हाँ भाई इतना इतना होगा कम से कम, जितना सूंड से एक अनुमान लग पा रहा है। बादलों को देख के अनुमान लगा लिया कि हाँ आज घने बादल हैं, आज के बादल ना बहुत काले हैं और बहुत घेर लिया है, तो आज बारिश तेज होगी। ये एक सामान्य सा ज्ञान हो जाता, लेकिन कितनी होगी ये हम अनुमान थोड़ी लगा पाते हैं, नहीं लगा पाते। और इसके अलावा जो भी उदाहरण देखा, जैसे पुस्तक यहाँ रखी थी और बाद में देखा तो दूसरे कमरे में मिली। एक तो प्रत्यक्ष था कि मैं ही उठा के ले गया था, वो तो विशेष पता चल जाता है कि हाँ जी इतनी गति से गई थी पुस्तक वहां पे इस कमरे से। ये तो होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में ठीक ठीक ज्ञान होता है और विशेष ज्ञान होता है किसी भी चीज का। लेकिन जब अनुमान किया जाता है तो अनुमान में पूरा बोध नहीं होता, हमको सामान्य बोध हो पाता है। कौन ले गया था पुस्तक को ये पता नहीं चल पाता, किस गति से यहाँ से गई थी नहीं पता चलता, लेकिन पता तो चलता है ना कि गति हुई थी पुस्तक में, अपने आप तो नहीं गई थी। तो ये बात हम सबको ध्यान से समझ लेनी चाहिए कि प्रत्यक्ष प्रमाण में वस्तुओं के विशेष धर्म का बोध होता है, विशेष रूप से उसका पता चलता है। और ये जो अनुमान प्रमाण होता है इसमें सामने वाली वस्तु का सामान्य ज्ञान हो पाता है। ठीक है जी, 2 प्रमाण हमारे पूरे हो गए हैं। एक बस तीसरा प्रमाण और देख लेते हैं आज, ये भी बड़ा प्यारा सा है, बड़ा मजेदार है। 88वां जो सिद्धांत दे रखा है उसका नाम है उपमान प्रमाण। उपमान कई लोगों के लिए नाम नया होगा, जिन्होंने शायद नाम नहीं सुने होंगे। तो उपमान प्रमाण जो है बहुत बढ़िया प्रमाण है ये, इसको समझते हैं। पहले पढ़ लेते हैं क्या है। जैसे किसी ने किसी से कहा कि गाय के समतुल्य नील गाय होती है, जो कि सादृश्य उपमा से ज्ञान होता है, उसको उपमान कहते हैं। तो उपमान के जैसे ही एक शब्द आपने खूब सुना होगा, उपमा, और अभी लिखा प्रीति ने उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार तो सब लोगों ने खूब सुना होगा ना, बचपन में जब हम हिंदी पढ़ते थे तो वहां हिंदी व्याकरण में अलंकार पढ़ाए जाते थे, और अलंकारों में एक उपमा अलंकार होता था। उपमा का मतलब होता है किसी चीज को सामने रख करके एक तुलना जैसी करके बताना कि हाँ देखो ये चीज ऐसी हो सकती है।
आइए उदाहरणों से समझते हैं कुछ चीजें। और मैं एक इतिहास का उदाहरण आपके सामने रखता हूँ और बात बड़ी स्पष्ट हो जाएगी, आनंद आ जाएगा आपको सुन करके। हो सकता है कई सारी जानकारियां आपके लिए नई होंगी। रामायण की आपने एक बात तो सब लोगों ने सुनी होगी कि युद्ध चल रहा है, सामने इंद्रजीत रावण, क्षमा कीजिए, इंद्रजीत मेघनाद है और इधर दूसरे पक्ष में श्री राम है, लक्ष्मण है, हनुमान आदि हैं। ये लोग हैं जो युद्ध कर रहे हैं। युद्ध बहुत खतरनाक लेवल पे है, बहुत धुआंधार चल रहा है। इधर से लक्ष्मण भी कमजोर नहीं है, उधर से मेघनाद भी कमजोर नहीं है। अब कुछ विशेष शक्तियां थी मेघनाद के पास जिनका प्रयोग उसने वानर सेना पे किया। वानर सेना के बहुत सारे लोगों को लगभग मूर्छित और मृत जैसी स्थितियों में पहुंचा दिया और ये प्रभाव लक्ष्मण जी पे भी गया। जबकि मेरे पास जो रामायण है उसमें तो ऐसा भी लिखा हुआ है कि राम जी भी चपेट में आ गए, वो भी मूर्छित हो गए थे। ये हमको क्या बताया जाता है ज्यादातर कि लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे और श्री राम जो थे उन्होंने आके उनको फिर देखभाल की, उनको ले गए उठा के और फिर इसके बाद सुषेण वैद्य इत्यादि को लेके आए, तो फिर उनकी चिकित्सा हुई। और राम को ठीक ठाक दिखाया जाता है उसमें, जो टीवी में भी रामायण हमने देखी। लेकिन ये जो वाल्मीकि रामायण जो मैंने पढ़ी उसमें क्या लिखा हुआ है, राम भी मूर्छित हो गए। उसके बाद जामवंत का असली नाम है जाम्बवान। मैं नाम लिख देता हूँ, देखिए ध्यान से सुनिए, जाम्बवान ऐसा नाम है उनका। और मनुष्य है ये, वो भालू नहीं है जैसा वो टीवी में दिखाया इसने, पता नहीं क्या नाम है उसका बनाने वाले का। जाम्बवान और श्री हनुमान जी, ये दोनों लोग, इनको बाद में पता चला, किसी ने सूचना भिजवाई होगी कि ऐसे ऐसे मेघनाद ने शक्ति छोड़ी है और उसके माध्यम से ये मूर्छित हो गए। ये आए हैं दोनों लोग, इन्होंने आपस में चर्चा की कि भाई क्या करें। तो जामवान जो व्यक्ति हैं ये बहुत जानकार व्यक्ति हैं, आयुर्वेद आदि के, सामान्य व्यक्ति नहीं है। उस समय के लोग तो थे विद्यावान, स्वयं हनुमान भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। 3 वेदों के ज्ञाता हैं, व्याकरण को विधिवत जानते हैं। न ऋग्वेद विनीतस्य न यजुर्वेद धारिणः न सामवेद विदुषः शक्यम एवं प्रभाषितुम। श्री राम कह रहे हैं इनके बारे में, हनुमान जी के बारे में, कि इस व्यक्ति ने निश्चित ही 3 वेदों को सांगोपांग परंपरा से पढ़ा है, यानी शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष सब कुछ पढ़ा है इस व्यक्ति ने, तभी इतनी सुंदर भाषा ये बोलता है। ये हनुमान जी की योग्यता थी। जिस हनुमान को हम बंदर बताते हैं तो बंदर नहीं थे। और ये जामवान भी वो जामवान नहीं है जो रामायण सीरियल में दिखाए हैं, ये जामवान भी बहुत बड़े जानकार मनुष्य व्यक्ति हैं। ठीक है जी। तो इन लोगों ने आपस में निश्चय किया, जामवान ने उनकी नाड़ियां देखी, जामवान जानकार व्यक्ति थे। इन्होंने इनसे कहा, हनुमान से, मतलब वहां बैठी हुई सभा में कहा कि इन इतने सारे लोगों को और इन वानर सेना को बचाना है। वानर सेना मतलब ये जो वनों में रहने वाले लोग हैं, वनवासी लोग हैं, इन लोगों को बचाना है। तो फिर हिमालय पर्वत से, वहां एक ऋषभ नाम का पर्वत है हिमालय पर, तो वहां से कुछ औषधियां लेके आनी है। औषधियों का दूसरा नाम होता है बूटी। अब बूटी नाम आजकल ऐसा खराब रूप में प्रचलित हो गया कि सामने कोई हल्दी की गांठ भी रखी हुई है तो वो भी बूटी कही जाएगी। हाँ, औषधि है, बूटी है कहेंगे, लेकिन वो नाम बड़ा खराब रूप में आने लगा आजकल। तो कहा कि कुछ आपको वहां से औषधियां लेके आनी है। अब कौन ला सकता है? तो भाई आसान काम तो है नहीं, इतनी दूरी तक जाना, हिमालय पर्वत तक जाना, वहां भी ऋषभ पर्वत को ढूंढना और उस पर से भी औषधियों को खोजना और जल्दी लेके आना, ये चैलेंज तो है। कौन व्यक्ति जाए, कौन इस कला में महारत हासिल किए हुए है, किसको वो विमान विद्या आती है। तो हनुमान जी को इस काम के लिए नियुक्त किया गया कि साहब आप ही तो यहाँ ले आके लाए, आप ही ने तो यहाँ का पता बताया था, आप जाइए। उनको कह दिया। अब देखिए मजेदार बात, जब ये जाने वाले हैं तो इन्होंने कहा, जी मुझे ये तो बताइए मैं कैसे पहचान करूं उनकी औषधियों की। तो इन्होंने, जामवान ने उनको बताया कि 4 प्रकार की औषधियां मिलेंगी आपको। उनके नाम बताए। पहली औषधि का नाम बताया मृत संजीवनी। हमने बस इतना नाम सुना है कि संजीवनी बूटी लेने गए थे, लेकिन इसके अलावा जानकारियां और भी हैं रामायण में, वो मैं आपको बता देता हूँ। 4 प्रकार की बूटी लेने के लिए भेजा। पहली थी मृत संजीवनी, दूसरी का नाम था विशल्यकरणी, तीसरी बूटी का नाम था सावर्ण्यकरणी और चौथी जो थी उसका नाम था संधानकरणी। ये रामायण में ये प्रसंग है।
अब इनकी पहचान कैसे हुई 4 प्रकार की औषधियों की? तो उन्होंने विधिवत एक पहचान बताई है। कहा कि जिन औषधियों में से, जिन पौधों में से विशेष चमक हो और जिनकी चमक चारों दिशाओं में हो, आप उन औषधियों को लेके आ जाना। ये एक सामान्य रूप से उन्होंने पहचान बता दी हनुमान जी को। अब हनुमान जी के साथ थोड़ा-सा ये मामला ऐसा बताया जाता है कि वो चीज़ों को भूल जाते थे। मुझे नहीं पता कितना ठीक है, गलत है। वहाँ पहुँचे हैं और हनुमान जी छोड़िए, कोई भी व्यक्ति हो, कोई ठीक-ठाक अच्छी स्मृति रखने वाला भी व्यक्ति हो, अब तक देखा नहीं है बूटी को। अब तक उन्होंने औषधियों को देखा नहीं है वैसी जैसी जामवान ने बताई। इधर से गए हैं, वहां पहुंच गए हैं पर्वत पे, यथास्थान जहां जो था वहां पहुंच गए। वहां जाके देखा तो वहां तो चकाचौंध है। किसको कि यार जौन सी बताइए वो तो दिखने नहीं कर रही है, यहाँ तो जगमगा रहा है पूरा का पूरा पर्वत ही, क्या ले चले हैं। और जैसी एक खराब बात इतिहास में प्रचलित है और बड़ी झूठी बात है जो सत्य है भी नहीं, वो कौन सी है झूठी बात? पूरा पर्वत ही उखाड़ के ले आए वहां से। कहाँ रख के? अपने हाथ पे रख के ले आए। और वो चित्र भी हमको दिखाया जाता है, हमारी गाड़ी में भी टंगा रहता है ना। गाड़ियों में लोग आजकल टांग के रखते हैं हनुमान जी के उस चित्र को कि पूरा पर्वत ही उखाड़ ले। झूठी बात है, कहीं नहीं है। फिर क्या लेके आए थे? तो भी जैसी एक सामान्य सी बात है, मान लीजिए मेरी माँ मुझको कहे कि खेत में जाना और ये वाली औषधि लेके आना। माँ को जानकारी है कई चीजों की। मैं खेत में गया, माँ ने मुझको पहचान बताई, क्योंकि हम लोगों को कुछ चीजों की जानकारी है भी लेकिन पूरी नहीं है। तो माँ ने कहा था उस पर छोटे-छोटे लट्टू जैसे लगते हैं, छोटे-छोटे से, उनको ले आना। अब वहाँ खेत में जाके देखा तो ऐसे 2-3 प्रकार के मिले, तो मैं 5-7 पौधे उखाड़ लाया। मैंने कहा माँ इनमें से देख लेंगी अपने आप जौन सा भी होगा। लट्टू से तो इस पे भी लग रहे, उस पे भी लग रहे, इसके भी फूल लाल ही बताए थे, इसके भी लाल बताए थे। तो मैं 5-7 पौधे सबके उखाड़ लाया वहां से। माँ ने यहाँ आके उनकी पहचान कर ली जो उनको चाहिए था। अब इसका मतलब ये थोड़ी मैं पूरे खेत को ही उठा लाऊं अपने हाथ पे या बैलगाड़ी में धर लाऊं, ये थोड़ी मतलब होता है उस चीज का। मैं खेत में गया था खोजने के लिए।